नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हिंदी साहित्य में। आज हम हिंदी साहित्य नेट जेआरएफ री एग्ज़ाम जो कि आपका 26 अगस्त को होने वाला है, दोनों पालियों में हिंदी का। तो उसके मद्देनज़र रखते हुए हम लोग एमसीक्यू कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और फिर जहाँ पे क्वेश्चन के माध्यम से विश्लेषण करते बन रहा है वहाँ भी देख रहे हैं। बेसिक तो वहीं आता है क्वेश्चन का बस पूछने का तरीका बदलता रहता है, यानी कि कंसेप्ट क्लियर होगा तो सभी क्वेश्चन को हम लोग, यदि वह हमने पढ़ा है, कंटेंट को पढ़ा है, तो उसको एलिमिनेशन मेथड और अन्य विधियों के द्वारा कभी कभी सीधा कभी कभी डायरेक्ट हल कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करते रहिए। पहला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा का संबंध किससे है? ऑप्शन सौरसेनी अपभ्रंश, अपभ्रंश पश्चिमी प्राकृत या फिर प्राकृत। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 1 है। हिंदी भाषा का संबंध सौरसेनी अपभ्रंश से है। यहाँ पे आप डिटेल देख सकते हैं, सौरसेनी में कौन कौन आती है, पश्चिमी हिंदी में कौन कौन बोलियाँ हैं, और उसके अलावा आपका राजस्थानी में कौन कौन बोलियाँ हैं, पहाड़ी में और गुजराती में। तो राजस्थानी, गुजराती, पहाड़ी और पश्चिमी हिंदी, यह सब आपका सौरसेनी अपभ्रंश के तहत आता है। अगला क्वेश्चन है दूसरा, इनमें से कौन सी रचना अवधि में नहीं है? अच्छा, अवधि में नहीं है। ऑप्शन है पद्मावत, मधुमालती, नूर जवाहर या फिर कवितावली। ठीक, पद्मावत, मधुमालती, कवितावली या फिर नूर जवाहर। तो अवधि में नहीं है, कवितावली नहीं है। बाकी आपकी पद्मावत है, मधुमालती है, नूर जवाहर, ये सब आपका अवधि में है। कवितावली जो है वह आपका ब्रज भाषा में है, तुलसीदास के द्वारा लिखा गया। बाकी पद्मावत ठेठ अवधि है, मधुमालती भी अवधि है, नूर जवाहर अवधि और ब्रज दोनों में है। पद्मावत 1540 का जायसी का है, मधुमालती 1545 मंझन का है, नूर जवाहर 1731 का कासिम शाह का है। अगला क्वेश्चन, तीसरे नंबर का जो क्वेश्चन है वह है देसिल, मतलब कि कई बार आ चुका है और यह काफ़ी ज़्यादा फेमस पंक्तियाँ भी है। देसिल बयाना सब जब मिठा किसका कथन है? ऑप्शन है तुलसीदास, सूरदास, कबीरदास या फिर विद्यापति। देसिल बयाना सब जब मिठा, तो यह कथन आपका है विद्यापति का। तो इसमें कौन सा सही है? विद्यापति। यहाँ पे आप विद्यापति, कबीरदास, तुलसीदास के कवितावली से और सूरदास के यहाँ पे प्रमुख कथनों को देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, हिंदी नई चाल में ढली सन 1873 में, यह किसका कथन है? हिंदी नई चाल में ढली 1873 में, यह कथन किसका है? तो यह भारतेंदु हरिश्चंद्र का कथन है। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म 1850 में हुआ था, बहुत जल्दी ही मर गए थे 1885 में। तो यह इन्हीं का कथन है। रामविलास शर्मा का भी एक कथन याद रखिए, हिंदी नए चाल में नहीं ढली। अगला है वल्लभाचार्य किस वाद के संस्थापक हैं? ऑप्शन है अद्वैतवाद, द्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद या फिर विशिष्टाद्वैतवाद। तो जो वल्लभाचार्य हैं वो आपके शुद्धाद्वैतवाद हैं। इसके साथ ही हम प्रमुख संप्रदाय को देख लेते हैं, उसके प्रवर्तक और दर्शन को देख लेते हैं हम। इसको कन्फ्यूजन मत होइएगा, संप्रदाय, प्रवर्तक और दर्शन क्या होता है इसमें। संप्रदाय जैसे कि स्त्री संप्रदाय है, उसके प्रवर्तक रामानुजाचार्य हैं और उसका जो दर्शन है विशिष्टाद्वैतवाद है। वैसे भी राम जी क्या हैं? विशिष्ट हैं। ब्रह्म संप्रदाय के प्रवर्तक हैं मध्वाचार्य और द्वैतवाद है। ब्रह्म मतलब कि द्वैत, इसमें भी 2 अक्षर, इसमें भी 2 अक्षर, ब्रह्म मतलब 2 मान लो, अढ़ाई उसमें भी है, द्वैत में भी तो है वह। तो ब्रह्म समाज के हैं मध्वाचार्य और द्वैतवाद इनका जो दर्शन है। रुद्र संप्रदाय के विष्णु स्वामी है, रुद्र संप्रदाय के जो प्रवर्तक है विष्णु स्वामी है, और यह विष्णु जी कैसे हैं? शुद्ध हैं, शुद्धाद्वैतवाद। सनकादि संप्रदाय की बात की जाए, अच्छा बेटा, सनकादि संप्रदाय की बात की जाए तो इसके जो प्रवर्तक है निम्बकाचार्य है, और यह द्वैत अद्वैतवाद दोनों है। इसमें द्वैताद्वैतवाद का मतलब द्वैत और अद्वैत दोनों है। इसको कैसे याद करेंगे? सनक, निम्बकाचार मतलब नींबू और अचार, नींबू और अचार। कोई कह रहा है नींबू और अचार लाओ, अच्छा नींबू लाएं कि अचार लाएं? नहीं, नींबू अचार लाओ। अरे सनक गए हो क्या? तो इस प्रकार से कह सकते हैं 2 चीज़ें, मतलब द्वैत, 2 भी, नींबू अचार 2 नहीं रहने दो, मत दो। द्वैत अद्वैत 2 मत दो, तो मतलब यह द्वैत अद्वैतवाद है और सनक गए हो। तो इस प्रकार से रुद्र संप्रदाय के वल्लभाचार्य हैं, ठीक है, रुद्र संप्रदाय के वल्लभाचार्य और विष्णु स्वामी दोनों को माना जाता है। और यहाँ पे शुद्धाद्वैतवाद, यहाँ पे भी शुद्धाद्वैतवाद। तो रुद्र संप्रदाय तो एक ही है, इसमें विष्णु स्वामी और वल्लभाचार्य दोनों का नाम आता है।
तो क्वेश्चन भी वही था। तो क्वेश्चन था वल्लभाचार्य किस वाद के संस्थापक है, तो वाद पूछा शुद्धाद्वैतवाद। संप्रदाय पूछ देगा तो आपका रुद्र संप्रदाय हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कौन आचार्य कवि नहीं है, कौन आचार्य कवि नहीं है। ऑप्शन है केशवदास, भिखारी दास, चिंतामणि या फिर ब्रजवासी दास। तो कौन सा ये आचार्य हैं लेकिन कवि नहीं है। बाकी केशव, भिखारी, चिंतामणि आचार्य भी हैं और कवि भी हैं। तो ऑप्शन हो गया ब्रजवासी दास। यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ डिटेल्स। अगला क्वेश्चन है कर्मवीर के संपादक कौन थे। ऑप्शन है शिव प्रसाद गुप्ता, मखनलाल चतुर्वेदी, बाबू विष्णुराव राडकर, गणेश शंकर विद्यार्थी। तो यहाँ पे जो सही जवाब है कर्मवीर के संपादक कौन है, माखनलाल चतुर्वेदी। काफ़ी ज़्यादा फेमस पत्रिका रही है। कर्मवीर 1924 माखनलाल चतुर्वेदी और माधवराव सप्रे दोनों लोग मिल के थे। साप्ताहिक जबलपुर से निकलती थी, आज 1920 का है। बाबू विष्णुराव पड़ारकर इसके हैं। दैनिक यह है वाराणसी से निकलता है। प्रताप की बात की जाए तो 1913 का है। गणेश शंकर विद्यार्थी के द्वारा साप्ताहिक निकलता है कानपुर से। अगला है कुआनो नदी के रचनाकार कौन है। ऑप्शन है कुआनो नदी के रचनाकार कौन है, नदी के नहीं मतलब यह रचना है, कुआनो नदी रचना है, इसके रचनाकार कौन है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। ऑप्शन है रघुवीर सहाय, श्रीकांत वर्मा या फिर नरेश मेहता। तो इसका जो सही जवाब है वक्त की नजाकत को देखते हुए कुआनो नदी के जो रचनाकार किया है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने किया है। इनके रचनाओं को देख लीजिए क्योंकि नेट के सिलेबस में भी हैं। काठ की घंटियाँ, बांस का पुल, एक सूनी नाव, गर्म हवाएं, कुआनो नदी, कविताएं 2, जंगल का दर, खूंटियों पर टंगे लोग। ये सब क्या है, इनकी कृतियाँ हैं। बाकी आप रघुवीर सहाय के देख सकते हैं यहाँ पे और नरेश मेहता के भी देख सकते हैं, श्रीकांत वर्मा के भी देख सकते हैं। सबका पढ़ने में समय आपको जब है तो ज़रूर पढ़िएगा। अगला क्वेश्चन है कौन सा महाकाव्य, मतलब यहाँ पे हम दिखा देते हैं, बाकी चीज़ों को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक, यहाँ पे जैसे रोक के देख लीजिए। फिर यहाँ पे भोजपुरी है तो क्या हुआ, अरे भोजपुरी नहीं यार, हिंदी है तो क्या हुआ हिंदी है तो मतलब कि थोड़ा सा टाइम बचाने के चक्कर में हम यहाँ पे आपको दिखा दे रहे हैं, आप डिटेल से ले लीजिए। यहाँ से हमें क्वेश्चन और क्वेश्चन के कंसेप्ट उस क्लियर करते हुए चलना है। नवा है इनमें कौन सा महाकाव्य नहीं है। ऑप्शन है लोकायतन, रामदूत, गंगा अवतरण या फिर कुरुक्षेत्र। तो इसमें आपका महाकाव्य जो नहीं है वह कुरुक्षेत्र नहीं है, जबकि लोकायतन, गंगा अवतरण और रामदूत आपका महाकाव्य है। लोकायतन सुमित्रानंदन पंत का है ना। लोकायतन सुमित्रानंदन पंत का है, 1964 का प्रबंध काव्य महाकाव्य है। रामदूत 2002 का है, हरिश्चंद्र पांडे का है, प्रबंध काव्य और महाकाव्य है। गंगा अवतरण 1927 का है, जगन्नाथ रत्नाकर का प्रबंध काव्य और महाकाव्य है। कुरुक्षेत्र 1946 का है, रामधारी सिंह दिनकर का है, यह खंड काव्य। देख रहे हैं कितना डीपली पूछा है। और आगे भी है इसमें, है ना, 14 नंबर का ना। कहा यार 9 के बाद कहाँ से 14 आ गया, क्या यार 9 के बाद 14 कैसे ला दे रहे हो यार अगला क्वेश्चन है उज्ज्वल नीलमणि किस आचार्य की रचना है। ऑप्शन है मधुसूदन सरस्वती, रूप गोस्वामी, रामानंद या फिर रामानुजाचार्य। तो उज्ज्वल नीलमणि किसकी रचना, आचार्य की रचना है, तो रूप गोस्वामी की रचना है। यहाँ पे उज्ज्वल नीलमणि, भगवत भक्ति रसायन, रामार्चन पद्धति और श्री भाष्य के रचनाकारों को देख सकते हैं। उज्ज्वल नीलमणि के रूप गोस्वामी, भगवत भक्ति रसायन के मधुसूदन सरस्वती, रामार्चन पद्धति रामानंद, श्री भाष्य के रामानुजाचार्य। अगला है सर्वव्यापी एक कुम्हार जाकी महिमा आर न पारा, किन हिंदू तुरुक का एक करता, एक ब्रह्मा सबन का भरता के रचनाकार कौन है। तो यहाँ पे हमें लगता है कि मलुकदास है, मतलब लगता क्या है कि मलुकदास है ही, इसमें लगने वाली बात नहीं है। यहाँ पे आप अन्य रचनाकारों की कुछ प्रमुख पंक्तियों को देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है भाषा प्रवीण सुछंद सदा रहे शोधन जी के कवित्व बखाने पंक्ति है। ये पंक्ति कहाँ से है, किसकी है। तो इसका जो सही जवाब है यह पंक्ति है ब्रज रत्न दास की, ब्रजरत्न दास की है। बाकी यहाँ पे एक एक लाइन को आप देख सकते हैं कि घनानंद की कौन है, बोधा की कौन है। बोधा को बुद्धिसेन के नाम से भी जाना जाता है। जगन्नाथ रत्नाकर का कौन है, ब्रजरत्न दास का कौन है। तो खोलेंगे मतलब खोलेंगे क्या, मतलब सबका अलग अलग यहाँ पे थोड़ा सा आपको पता रहे कि किसकी कैसी टेक्निक है।
ब्रजराज दास ने उपयुक्त कथन घनानंद कवित्त ने घनानंद की प्रशस्ति में लिखा है। अगला क्वेश्चन है, अपने यहाँ संसद ऐसी कहानी है जिसमें आधा तेल आधा पानी है कि कवि हैं हमारे फेवरेट में से एक कवि मतलब सुदामा पांडे धूमिल। मोची राम हो जाए, अकाल और संसद, संसद और सड़क, कुछ भी हो जाए, इन्होंने सबकी खटिया खड़ी कर दी थी। आधा तेल आधा पानी है धूमिल की है। अपने यहाँ संसद ऐसी कहानी है जिसमें आधा तेल आधा पानी है। अब उसे मालूम है कविता के घेराव में लीलाधर जगुड़ी का है। मैं पूरी ताकत के साथ शब्दों को फेंकना चाहता हूँ आदमी की तरफ केदारनाथ सिंह का है। जादू है जादू है जादू है कविता राजेश जोशी का है। अगला क्वेश्चन 14 नंबर का है, नागरी पचाणी सभा काशी के संस्थापकों में कौन शामिल थे? देखिए ऑप्शन नंबर 1 सही है, यह याद कर लीजिए, बहुत कम लोगों को ये पता होगा। तो शिव कुमार सिंह और बाबू श्याम सुंदर दास, मतलब शिव से दोनों है, श्याम सुंदर दास और शिव कुमार है, लेकिन शिव कुमार सिंह और बाबू श्याम सुंदर दास, ठीक है। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कि क्या है। नागरी पचाणी सभा काशी की स्थापना 1893 में श्याम सुंदर दास, रामनारायण मिश्र और शिव कुमार सिंह ने किया था। नागरी पिचाणी सभा में वेड़ी प्रसाद के संपादक में नागरी पिचाणी पत्रिका 1896 काशी में त्रैमासिक पत्रिका का प्रारंभ हुआ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी हिंदी पत्रिका है? केरल ज्योति, केरल दर्शन, दक्षिण निधि, देश पोषणी। तो यह केरल ज्योति पे जाइए, और जो यह लग रहा था कि केरल ज्योति नहीं होगा हिंदी पत्रिका के, वहाँ पे केरल में तो मलयालम बोली जाती है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हो सकता है। अगला है, बिपाशा पत्रिका का प्रकाशन किस प्रदेश से होता है? ऑप्शन उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, बिहार। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। कहाँ? उधर यहाँ लग रहा है, ऑप्शन नंबर सी पे लगाइए, हिमाचल प्रदेश। बिपाशा पत्रिका का प्रकाशन हिमाचल प्रदेश से होता है। अगला है, आधुनिक काल में गद्य का आविर्भाव सबसे प्रधान घटना है। हाँ, यह तो था, मतलब ऐसे ही था। तो आविर्भाव सबसे प्रधान घटना है, यह कथन किसका है? तो यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। आधुनिक काल में गद्य का आविर्भाव प्रधान घटना है। विलक्षण बात यह है कि आधुनिक पत्र साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन नाटकों में हुआ। यह रामचंद्र शुक्ला का है कथन। महावीर प्रसाद द्विवेदी का भी देख सकते हैं, डॉक्टर रामविलास शर्मा का भी देख सकते हैं, नंद दुलारे वाजपेयी का भी देख सकते हैं। न अगला क्वेश्चन 18 है, स्वदेश दीपक की रचना क्या है? ऑप्शन है आधे अधूरे, कबीरा खड़ा बाजार में, बकरी और कोर्ट मार्शल। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी है। डी का मतलब कि बोर्ड कोर्स ये क्या बोल रहे हैं यार। स्वदेश दीपक की रचना क्या है? कोर्ट मार्शल है, बस काम खत्म, और क्या अंट संट बोलने की जरूरत है। कोर्ट मार्शल 1991 स्वदेश दीपक का है। आधे अधूरे जो नाटक है मोहन राकेश का 1969 का, कबीरा खड़ा बाजार में 1981, भीष्म साहनी, बकरी 1974 को सर्वदयाल सक्सेना का। अगला क्वेश्चन है, भरत मुनि ने अपभ्रंश को क्या नाम दिया है? तो सही जवाब है अपभ्रंश को कहा है देश भाषा। भुक्तिवाद की अवधारणा किसकी है? तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, भट्टनायक जो है भुक्तिवाद के प्रवर्तक हैं। बाकी भी देख लेते हैं, सबका मन तो आह्लादित होगा ही। अगला कुछ इसी में क्वेश्चन कहाँ से यार। भुक्तिवाद के प्रवर्तक भट्टनायक है, उत्पत्तिवाद या फिर आरोपवाद के भट्ट लोलट है, अनुमतिवाद के शंकुक हैं, अभिव्यक्तिवाद के अभिनव गुप्त हैं, और ध्वनि सिद्धांत के आनंदवर्धन है। ये जल्दी भूलता भी नहीं। अगला क्वेश्चन है, रचनाओं का काल क्रमानुसार क्रम लगाइए। तो जो यह ऑप्शन नंबर 1 में क्रम दिया है ना, यही है। कीर्तिलता, उसके बाद विनय पत्रिका, फिर वीर सिंह देवचरित, उसके बाद ठाकुर ठासक, यही पेश भी किया गया है ना। कीर्तिलता 13वीं शताब्दी में है, विद्यापति का। विनय पत्रिका 1596, तुलसीदास के द्वारा। वीर सिंह देवचरित 1607, केशवदास। ठाकुर ठासक 1600 के बाद ठाकुर के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, रचनाओं का कालक्रम के अनुसार लगाना है। उर्वशी है, पद्मावत है, पथिका, अनामिका है। तो इसका जो सही जवाब ऑप्शन नंबर बी है। सबसे पहले पद्मावत आएगा, सबको पता है, तो यहाँ से 2 ऑप्शन तो कट ही जाता है। दिए गए 4 ऑप्शनों में पद्मावत ही पहले आएगा। फिर सवाल उठता है कि पथिका आएगा कि अनामिका आएगा कि उर्वशी पहले आएगा। पथी और उर्वशी में से हरियाणा था, तो पता चला कि यह मतलब कि डायरेक्ट लेना ठीक नहीं। पद्मावत पथिक
तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी है, पद्मावत है, पथिक, अनामिका और उर्वशी है। अगला मतलब ये तो हो ही गया ना, पद्मावत जयसी का, पथिक रामनरेश त्रिपाठी का, अनामिका आपका निराला का है, उर्वशी दिनकर का गीति नाट्य है। और जो आपका अनामिका और पथिक है काव्य संग्रह है, पद्मावत महाकाव्य है। अगला क्वेश्चन है कौन सा अनुक्रम सही है, इसमें से 3 गलत 1 सही है, तो जो ऑप्शन नंबर सी है वह सही है। सज्जन है, प्रायश्चित है, चंद्रगुप्त है, ध्रुवस्वामिनी है, तो यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित वर्गों में रचनाकारों का काल क्रमानुसार कौन सा क्रम सही है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मैथिली शरण गुप्त आएंगे, फिर बच्चन, बच्चन मतलब हरिवंश राय बच्चन, उसके बाद दिनकर और फिर आगे आएंगे। मैथिली शरण गुप्त का जन्म 1886, हरिवंश राय बच्चन का 1907, रामधारी सिंह दिनकर का 1908 है। 8, हाँ दिनकर का 8 है ना, और कहाँ से होगा। सच्चिदानंद हीरानंद वसाने आगे का 11 है, हाँ इनका 11 है, दिनकर का 8 है, बच्चन का 7 है। अच्छा बच्चन वहाँ का इतना ही है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित वर्गों में कालक्रमानुसार आचार्यों का कौन सा क्रम सही है। 25 का 28 था, 25 प्लस मूलक मतलब 2-4 ज़्यादा रहेगा तब बना। तो का यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही है, भामा है, भामा, दंडी, आनंदवर्धन और मम्मट। भामा, दंडी, आनंदवर्धन और मम्मट हैं 4 लोग। अगला मतलब कि क्वेश्चन है कि कहा है उसी में बना है कि भामा 6वीं शताब्दी के काव्यालंकार हैं, दंडी 7वीं के काव्यादर्श हैं, आनंदवर्धन 9वीं के ध्वन्यालोक हैं, मम्मट 11वीं शताब्दी का उत्तरार्ध काव्य प्रकाश है। ठीक है, रचनाकाल के अनुसार कौन सा, अरे काल रचनाकाल के अनुसार कौन सा अनुक्रम सही है, तो सही की बात की जाए तो ऑप्शन नंबर 1 ही सही है। सबसे पहले आएगा श्री शंभू के चिट्ठे, फिर उसके बाद काव्य और कला, उसके बाद अन्य निबंध और फिर लास्ट में आएगा कूटज कहाँ है द्वारिका। अगला क्वेश्चन, श्री शंभू के चिट्ठे 1904-5, बाल मुकुंद गुप्त काव्य और कला तथा अन्य निबंध 1939, जयशंकर प्रसाद कूटज 1964, हजारी प्रसाद द्विवेदी 1946, 46 नहीं यार 64, कहाँ है द्वारिका 1982 आगे का है। अगला क्वेश्चन है रचना काल के अनुसार कौन सा अनुक्रम सही है, तो जो सही है उसी को देखते हैं। ऑप्शन बी सही है, पहले आएगा 11 वर्ष का समय, फिर ठाकुर का कुआं, फिर यार ओके यार, और फिर लास्ट में पीली छतरी वाली लड़की कौन थी वह। 11 वर्ष का समय 1903 का, रामचंद्र शुक्ल का खुद बड़े आलोचक रहे हैं। ठाकुर का कुआं 1932, प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद, यारों का यार 1967, कृष्णा सोबती, पीली छतरी वाली लड़की 2001, उदय प्रकाश गए थे। अरे उदय प्रकाश ये कहाँ से आगा पीली छतरी वाली लड़की हो गया ना। इसमें आपको जब 28 नंबर में इसको क्रम से करना है तो पहले टिक लगा लीजिए। ठीक, टिक लगाने के बाद पता चला ना, नागरी है, नीरद है, नागरी नीरद एक कम है का, नागरी नीरद है, चाँद, नागरी नीरद है, नागरी चाँद, मतलब कि व्यवस्था देंगे। नागरी नीरद है, चाँद है, नई कविता है और दिनमान है। ठीक है, इनको मतलब आगे बढ़ाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी नागरी नीरज, चाँद, नई कविता और दिनमान। तो यह 25 प्लस क्वेश्चन रहे, मतलब वही 28 क्वेश्चन। तो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करा और का यार।